हेलो डियर, वेलकम बैक टू कृष्णा भारद्वाज सर यूट्यूब चैनल। तो बेटा, आप सबको पता है कि हमने जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करा है जो कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के ऊपर बेस्ड है। एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है, जो कि प्रीफेस जो इकोनॉमिक सर्वे का था, पृष्ठभूमि, उसके ऊपर हमने डिस्कस करा है। ये हमारा रहने वाला है नेक्स्ट सेकंड वीडियो, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर करेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर 1.1 जो टॉपिक है, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इसको ये कवर करने वाला है। अच्छा देखो, ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, इसका नाम जो है दैट इज़ आपका जनरल रिव्यू। जनरल रिव्यू में तीन तरह से ये डिस्कस करता है, तीन इकोनॉमीज़ को। एक तो आपका वर्ल्ड इकोनॉमी को डिस्कस करेगा, एक इंडियन इकोनॉमी और एक हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का ओवरव्यू देगा। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो देखो, सबसे पहले आप देखोगे इस चैप्टर के अंदर तीन अलग अलग सेक्शन हैं। पहला सेक्शन जो है ग्लोबल इकोनॉमिक, जो आपका सिनेरियो है, ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से काम कर रही है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो स्लो डाउन है या फिर आपका ग्लोबल इकोनॉमी जो है आपका ग्रोथ कर रहा है, किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, वो सब इसके अंदर देखेंगे। जनरल आपको ओवरव्यू देखना है बस। सेकंड जो आपके इसके अंदर सेक्शन होने वाला है वो नेशनल आपका इकोनॉमिक बेस्ड होने वाला है। अच्छा, नेशनल इकोनॉमी के अंदर भी ये जो है बात कर रहा है नेशनल आपका मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस। अब बेटा, मैंने आपको एक चीज़ बताया था लास्ट क्लास में भी, आज फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये जो टर्म्स हैं कुछ लाइक मैक्रो इकोनॉमिक, यहाँ एक टर्म आ गया है। इस तरह के इकोनॉमिक टर्म्स जो चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, कुछ थोड़े से जो जनरल ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होते हैं ना, तो वो इकोनॉमिक टर्म के लिए मैंने एक स्पेसिफिक अलग सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रखा है। आप जाके साथ में ही इसी चैप्टर के साथ उस वीडियो को भी देख लेना, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के, इसी सर्वे में जो आ रखे हैं टर्म्स, उनको डिस्कस करा है मैंने आपके साथ। हर चीज़ को मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करा है, जिससे आपका बेसिक इकोनॉमिक्स जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। तो आप देखोगे जब, तो इस तरह का आपको एक देखने को मिलेगा जो वीडियो है, जिसके अंदर मैंने इस तरह के आपके जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपके क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो उन सबको डिस्कस करा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज़ आपका इकोनॉमी जो है ना बेटा, दो तरह से हम इसको देखते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है मैक्रो इकोनॉमी। ये भी आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम जस्ट इसको ही डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमी की, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं सिर्फ किसको, हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। दैट मीन्स हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल यूनिट मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम सिर्फ लेबर को स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ जो है कंज्यूमर को ही स्टडी कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर फैक्टर को इसके अंदर स्टडी किया जाता है, उस फैक्टर के डिमांड को चेक किया जाता है, उस फैक्टर के रिगार्डिंग सप्लाई को चेक किया जाता है। तो एक ही फैक्टर पर फोकस होगा, ठीक है। तो जब हम एक फैक्टर बेस्ड क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर बेस्ड स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब पूरे देश के बारे में हमें पता करना है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, तो जब हम स्टडी करते हैं एज अ होल, सारे के सारे फैक्टर्स को इकट्ठा लेके हम स्टडी करते हैं। पूरे देश की डिमांड और सप्लाई को हम इकट्ठा लेके चलते हैं। पूरे देश में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उस डिमांड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन कैसा हो है, किस तरह का रेट है। तो मतलब जब हम एज एन होल चेक करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एज एन होल, तो उसके अंदर जब आप देखोगे, उस स्टडी को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो मेथड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एज अ होल पूरे के पूरे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम इंडिविजुअल फैक्टर को स्टडी करते हैं, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया, बाकी डिटेल में आप जाके वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। जैसे कि नेशनल इनकम निकालना है, हमने पूरे देश का इनकम निकालना है, तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर बेस निकालना है, इंडिविजुअल बेस निकालना है आपको इनकम, तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। सिंपल। ओके, सो वापस आते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तीन सेक्शन में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है।
एक आपका वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, एक आपका नेशनल मैक्रो इकोनॉमिक बेस्ड और एक हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी को थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस किया गया। पहला फर्स्ट सेक्शन जो है दैट इज़ आपका ग्लोबल इकोनॉमिक सेक्टर, तो उसको चेक करते हैं क्या बोलता है ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो किस तरह का है। तो सबसे पहले आपको फैक्ट याद रखना है बेटा कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो किस तरह से ग्रो करेगा, किस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं ग्रो करेगा, इट विल ग्रो 3% इन 2023, दैट मीन्स ये कर चुका है। 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 3% की दर से ये आपका ग्रोथ कर रहा था। पूरे की ग्लोबल इकोनॉमी एवरेज हम बात कर रहे हैं। 3.2% जो है 2024 में ये रहा और 3.3% 2025-26 के अंदर रहने वाला है। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के अंदर जो आपका रहने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल, वो रहने वाला है 3.3। तो सिंपल है, 3 है, 3.2 है और 3.3 है। 2023, 24, 25, 26 के लिए 3.3 ही है। ठीक है, तो पहले तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड डाटा उठा रखा है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। तो आपको याद रखना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में। पहला एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD जो है वो आपका एक रिपोर्ट के अंदर मेंशन करता है कुछ चीज़ों को। वो क्या कहता है देखो, सबसे पहले OECD बोलता है कि जो लो इन्फ्लेशन और स्टेडी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, मतलब महंगाई दर कम और धीरे धीरे बढ़ती हुई जो आपकी क्या है मतलब एम्प्लॉयमेंट, और साथ में लेस रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। लेस रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, अगेन एक टर्म आ गया दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी आप जाके वीडियो में चेक कर लेना, मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। क्या होता है बेटा कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर दो मेजर जो हैं आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दो मेजर मतलब कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं इसको ज़्यादातर। एक सरकार हो गया, एक आपका सेंट्रल बैंक होता है, इंडिया में RBI हो गया, फेडरल बैंक। तो RBI जो महंगाई दर को और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के टूल्स यूज़ करता है, तो उस पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। और सरकार जिस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करती है किसी पॉलिसी के अंदर, उनको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। एक फिस्कल, एक मॉनेटरी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो जो यूज़ करेगा, ठीक है, टूल्स को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारी और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मेजरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि लेस रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है चीज़ों को। मॉनेटरी पॉलिसी हार्श नहीं है। सिंपल बात मैं आपको बताऊं तो लेस रिस्ट्रिक्टिव वो हुआ जब मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह की होगी कि इजी जो है आपके लिए लोन लेना होगा, बैंक से पैसा इजीली आपको मिल रहा है और मार्केट में पैसा जो है वो फ्लो ज़्यादा है। मतलब लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी होता है पैसे का मार्केट में फ्लो, वो आपका अच्छा है और अच्छा बनाने के लिए पॉलिसी बैंक के द्वारा लाई गई है। ये हुआ लेस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। ये बोल रहा है कि अगर महंगाई दर कम है और एम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे और मॉनेटरी पॉलिसी भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बोलता है ये क्या करता है टू अंडरपाइन दी डिमांड। मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो लेस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, डिमांड जो है उसको बहुत ज़्यादा कम नहीं करेगा, उसको बढ़ाने के लिए लेस रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लाई गई है। डिस्पाइट सम माइल्ड, क्या बोल रहा है, हेड विंड्स फ्रॉम द नेसेसरी टाइटनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन मैनी कंट्रीज। ये सारा बोलता है इस तरह का एक ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है। OECD का कहना है कि ग्लोबली ऐसा देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हर देश के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। और साथ ही साथ में इसके साथ साथ भी बोलते देशों के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी है, मैंने अभी बताया था फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकारें जो लाती हैं, वो बोलता है कैसा है, जितनी उनको स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है उतना ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है वो भी। मतलब फिस्कल पॉलिसी भी ऐसा ही कुछ होगा कि जहाँ पे सरकार ऐसी देखो दो तरह की होती है फिस्कल पॉलिसी, अगेन वीडियो में जाके चेक कर लेना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक होता है बेटा दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, अनदर वन इज दैट इज़ कॉल्ड आपका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फिस्कल वो होती है जहाँ पे जो
गवर्नमेंट है वो क्या करना चाह रहा है, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना चाह रही है। सरकार चाहती है लोगों के जेब में पैसा बचे, सरकार चाहती है लोग पैसा खर्च करें। खर्च तभी करेंगे जब लोगों के पास फालतू पैसा होगा, तो सरकार कुछ ऐसा पॉलिसी लाएगा जिससे लोगों के पास फालतू पैसा बचेगा। जैसे कि टैक्स कम कर देगा, लोगों के पास पैसा बच गया। जैसे कि लोगों को सब्सिडी बढ़ा देगा, लोगों के पास पैसा बच गया। जैसे कि लोगों को स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू पैसा देगा, लोगों के पास पैसा बच गया। इसको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शनिस्ट पॉलिसी होती है जहाँ पे लोगों से पैसा लिया जाएगा, लोगों की जेब में पैसा कम बचाया जाएगा ताकि वो बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। ये सारी चीज़ें होती हैं कंट्रोल करने के लिए, किसको? इन्फ्लेशन को। ओके, और पैसे की वैल्यू को भी कम ज़्यादा इसके थ्रू किया जा सकता है, वो हम जब आएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। और मैंने आपको बताया है कि अलग से जो वीडियो है जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा है हर एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में, जो यहाँ पे टर्म्स आते हैं वहाँ आप इसको डेफिनेटली देखोगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोल रहा है इस तरह की चीज़ें जो है हर देश में की जा रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, दैट इज़ यहाँ पे नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट बोलता है OECD कि बॉयंट जो आपके क्या है, डोमेस्टिक डिमांड इन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो मतलब जो डोमेस्टिक लेवल का जो डिमांड है इंडिया और इंडोनेशिया में, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज, बॉयंसी देखने को मिलेगा, मतलब शार्प इंक्रीज जो है वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नंबर 2 अभी अभी बोलता है कि रिसेंटली जो हमारा कुछ देशों के नाम लिखे हैं सर्वे में, चाइना और जापान, इन दोनों देशों के अंदर भी कुछ ऐसी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है जो सपोर्ट करती हैं किसको, मतलब मार्केट ग्रोथ को। जो स्टिमुलस मेजर्स यूज़ किए गए हैं, स्टिमुलस मेजर मतलब ऐसा कुछ मेजर जो स्टिमुलेट करेंगी, जो इंक्रीज करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल लेवल पे, धीरे धीरे वो आपका मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, OECD बोलता है। लेकिन वो इंक्रीज़ हो रहा है क्यों? पहले तो बोलता है कि ये चीज़ें, इन्फ्लेशन कम है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। देन बोलता है कि यहाँ पे जो आपका डिमांड बढ़ रही है इंडिया और इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो सप्लाई के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी। देन कुछ देश जैसे कि चाइना और जापान, जिनका इकोनॉमी इतना ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, स्पेसिफिकली जापान, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाई हैं हाल के कुछ सालों में जिससे वो इकोनॉमी भी बढ़ने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो प्रीलिम एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव रहने वाला है, तो मेंस के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, OECD बोल रहा है कि चाइना के अंदर ऐसी पॉलिसी लाई गई है, तो कौन सी है वो पॉलिसी, जापान के अंदर कौन सी है, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर ये सारी बातें कही गई हैं जिससे मैंने ये चीज़ आपके लिए एक्सट्रैक्ट करा है। सबसे पहले आप देखो क्या बोल रहे हैं, कैपिटल इंजेक्शन इन स्टेट ओन्ड बैंक। तो चाइना के अंदर आपका क्या किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट ओन्ड बैंक है, सरकारी जो बैंक्स हैं, उनके अंदर पैसे को फ्यूज़ किया जा रहा है, पैसे को डाला जा रहा है। तो बोलते हैं गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करेगा 520 बिलियन UN, दैट इज़ $72 बिलियन। तो 72 बिलियन डॉलर को गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करने वाली है अपने बैंक्स में। अब जितना पैसा बैंक के पास होगा उतना बैंक ईजिली उसको उधार दे सकता है। बैंक जितना ज़्यादा उधार देगा उतने लोग खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे चीज़ों में, है ना, और उससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो इस तरह के हैं वो मेजर्स। तो ये चाइना के अंदर कुछ और है, फिस्कल मेजर्स हैं। फिस्कल मेजर्स आप देखोगे बोलता है गवर्नमेंट क्या करता है, अनाउंस करा है एनुअल प्लान टू इशू 2 ट्रिलियन UN। इन दो बोलता है क्या, स्पेशल सोवरेन बॉन्ड्स, एंड बोलता है इम्प्लीमेंटिंग द कंज्यूमर सब्सिडीज़। तो सरकार सब्सिडीज़ देने वाली है, कुछ जो है बॉन्ड में पैसा, मतलब बॉन्ड्स रिलीज़ करेगी जिसके थ्रू मतलब बहुत पैसा जो है वो चाहती है कि वो जनता को बॉन्ड बेच रही है। जो बॉन्ड सरकार के पास हैं, जनता जो है आपका जनता के पास, उसके थ्रू जो है मतलब इस तरह से ना, हम पढ़ेंगे बेटा बाद में ना जब आपका नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में आएगा। दैट इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट इकोनॉमी। ओपन मार्केट इकोनॉमी में सब चीज़ें आती हैं, टी बिल, ट्रेजरी बिल्स जिनको बोलते हैं, बॉन्ड्स, ये सब वहाँ हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आप देखो कि चाइना के अंदर ऐसी कुछ पॉलिसी लाई जा रही हैं जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, मार्केट में पैसा डाला जा रहा है।
सिंपल, इनको थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट जापान के अंदर आप देखोगे इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, वही इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज नवंबर 2024 के अंदर जापान में अप्रूव किया गया था, विच वाज राउंड अबाउट, देखो तो कितना है, दैट इज $142 बिलियन, ठीक है, जिससे स्टिमुलेट किया जाएगा इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, बोलते हो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना, लोन दिया जाएगा लोगों को, तो ये स्पेंडिंग की जाएगी सरकार के द्वारा, लोगों के पास पैसा या लोगों के पास इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा पैसा हो कि वो खर्च कर सके, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह से आप देखो टैक्स रिडक्शन, सरकार जापान के अंदर टैक्स को रिड्यूस करने वाली है। रिड्यूस क्यों कर रही है, ये 2023 के अंदर जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पीरियड में, तो उन्होंने जो आपके दैट वाज आपका फूमियो किशिदा, तो इन्होंने अनाउंस किया था, फूमियो किशिदा ने, है ना, उस टाइम पे। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं कि जापान और चाइना के अंदर कुछ ऐसे जो है डिसीजन लिए जा रहे हैं जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है, दैट इज़ आपका रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड आपका कुछ इकोनॉमीज़ के अंदर। ओईसीडी ने जो है आपका, ओईसीडी एक रिपोर्ट कर बताता है बेटा, दैट इज़ इकोनॉमिक आउटलुक, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दैट इज़ अनदर वन, लेकिन ओईसीडी का एक इकोनॉमिक आउटलुक करके एक रिपोर्ट है, सिर्फ ओनली इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ ओईसीडी, इसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अंदर याद रखना है, पेपर के लिए सीधा सीधा पूछ सकता है। अब ये बोल रहा है रियल जीडीपी, अब ये टर्म रियल जीडीपी अगेन एक्सप्लेन फॉर्म में आपको वीडियो में मिलेगा। होता क्या है थोड़ा सा बता देते हैं, दो तरह की जीडीपीज हैं, एक और रियल, एक हो गया नॉमिनल। रियल का मतलब है वास्तविकता में जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वास्तविकता का मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसा है बेटा, एक चीज़ होता है दैट इज कॉल्ड बेस ईयर। क्या होता है, बेस ईयर। बेस ईयर वो साल होता है जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, उस साल में मान लो 10 रुपये जो है किसी जगह का जीडीपी था। अब 10 रुपये के बाद, 10 रुपये मतलब गुड्स एंड आपका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो गुड्स और सर्विस कितनी बन रही थी टोटल उस एरिया में, वो 10 रुपये की बन रही थी। 10 रुपये उनका रेट था, फैक्टर बेस निकालते हैं, बहुत कुछ होता है वो आप वहाँ देख लेना। तो मतलब सिंपल भाषा में गुड्स एंड सर्विस 10 रुपये की बन रही थी। अब हर साल जो है गुड्स एंड सर्विस बढ़ती जाएंगी ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी इकोनॉमी में, अगर बढ़ रही है तो, अगर वो बढ़ रही है, मान लो 10 चीज़ें बन रही थी 10 रुपये की, अगले साल 20 चीज़ें बनने लग गई, अब रेट हो गया 20 रुपये, जीडीपी हो गया 20 रुपये, 30 चीज़ें बनने लगी, जीडीपी हो गया 30 रुपये, इस तरह से जीडीपी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 चीज़ें बढ़ी, 20 बढ़ी, 30 बढ़ी, रेट बढ़ रहा है, मतलब रेट जो है वो फिक्स है, 1 रुपये की एक चीज़ है, शुरू में 1 रुपये की एक है, अभी भी 1 रुपये की एक है। तो जब हम फिक्स रेट पे, बेस ईयर वो है जिस टाइम पे हमने कोई रेट जो है एक फिक्स करा है किसी कमोडिटी का, अगर उसी रेट पे आज 2025 के अंदर भी हम उस टोटल गुड्स एंड सर्विस को सम करें, तो जो जीडीपी बन के आएगा, अगर वो जीडीपी जो हमारा फिक्स प्राइस पे आ रहा है वो रियल जीडीपी हो गया। अगर बेटा 2011-12 में 10 चीज़ें बन रही थी और 10 रुपए की थी, आज भी अगर बेटा 10 ही चीज़ें बन रही है ना, लेकिन पैसे हो गए 50, तो मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ी नहीं, सिर्फ दाम बढ़ा। दाम बढ़ा कैसे, महंगाई की वजह से। तो अगर महंगाई की वजह से आपके पास बढ़ रहा है, जीडीपी तो दिख रहा है 50, जीडीपी हो गया 50 रुपये, है ना, 10 से 50 हम बोलेंगे वाह बड़ा बढ़िया जीडीपी हो गया, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग तो हुई ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो जॉब्स ही नहीं हुए, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होंगी, अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ना तो एम्प्लॉयमेंट मिला ना आपका इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई। तो इस तरह की जो जीडीपी होती है जो सिर्फ महंगाई के बढ़ने से ही आपको दिखती है ज़्यादा, वो होती है नॉमिनल। मतलब नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ, करंट प्राइस बेस्ड, कि जो किसी सामान का आजकल चल रहा है दाम, उन सारे सामान और सर्विस का दाम जोड़ो और जीडीपी निकल गया, दैट इज़ नॉमिनल। रियल होता है कि 2011-12 में भाई जो था प्राइस किसी सामान का, उन सारे आज भी बेशक जो सामान है उनको उस प्राइस के हिसाब से जोड़ो, तो क्या है जीडीपी, तो पता चलेगा कि आपके पास प्रोडक्शन बढ़ा है या महंगाई से ही ये जीडीपी ज़्यादा दिख रहा है, समझ आए। तो रियल जीडीपी कुछ ऐसा है जो कि बेस ईयर के प्राइस के बेस पे प्रेजेंट टाइम में निकाला जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे अब देखो 2024, 25, 26 ये अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है आपका ओईसीडी ने
रिपोर्ट में दिया है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा सीधा सीधा। इंडिया का देख लो 6.8 था 2024 में ग्रोथ रेट, 2025 में 6.9 रहने वाला है बोलते, 2026 में 6.8 रहने वाला है। तो याद रख लेना 6.8 फिर 9 फिर 8, 8 9 8, ठीक है इंडिया का। देन चाइना सेकंड नंबर पे है, चेक कर लो 4.9 था 7 4.4, डिक्रीज हो रहा है। लास्ट जापान का देखो नेगेटिव में था बेटा 2024 में। नेगेटिव हो सकता है जीडीपी, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं बोल रहा था कि 2011-12 में 10 रुपए थे हमारे पास, 10 सामान बन रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि आज जो है प्रेजेंट टाइम में सामान ही 8 बन रहे, 10 नहीं बन रहे। तो 8 बन रहा है, 1 रुपये के हिसाब से ही निकाल रहे हैं, 8 रुपये हो गया ना, नेगेटिव हो गया ना, 10 से वापस घट गया ना। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव था 2024 के अंदर, -0.3 था जापान का। देन थोड़ा बड़ा 2025 के अंदर, ये बोल रहे हैं कि वो बढ़ेगा 1.5 तक जाएगा, एंड देन वापस से कुछ डिक्रीज होगा 0.6। तो ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ने हैं, टेबल को याद रखना है, खासकर इंडिया, चाइना, जापान जिसके बारे में बात करा है, और यूएसए का भी आप देख सकते हो साथ ही साथ में, ठीक है। यूएसए का 2.8, 2.4, 2.1 रहने वाला है ओईसीडी के अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दूसरा एक रिपोर्ट जो बताता है ग्लोबल ग्रोथ के बारे में, दैट इज़ आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ आईएमएफ। मैंने बोला था दैट वाज आपका ओनली क्या, इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ओईसीडी का। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दैट इज़ किसका, आईएमएफ का। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है रिपोर्ट एक लाता है जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसके अंदर क्या बात कही गई है ये देखो। सबसे पहला बोलता है कि यहाँ पे डीएसएलरेट करेगा, मतलब घटेगा क्या, ग्लोबल ग्रोथ 3.3% जो कि 2023 में था, से बोलता है 3.1% तक रहेगा 2029 जाते जाते। तो क्या बोल रहा है आईएमएफ का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये कह रहा है कि 3.3 ग्रोथ था ग्लोबल 2023 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 2029 तक हो जाएगा 3.1। इसके अंदर ये बोल रहा है कि 2024-25 में 3.2 पर चला जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूईओ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो आपका स्लो डाउन होगा फ्रॉम 3.3 टू 3.1, और 3.2 कहाँ है, दैट इज 2024-2025, ठीक है। अब कारण क्या है जी, रीजंस बता रहा है कि क्यों जो है आपके पास ये स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रीजन समझा रहा है, और रीजन आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये बोलता है कि रिलेटिव टू आपका प्री पेंडेमिक ट्रेंड्स, तो अगर हम पेंडेमिक मतलब कोविड-19 वाला 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर से पहले की बात करें, तो बोलता है रिलेटिव टू प्री पेंडेमिक ट्रेंड्स, गुड्स जो प्राइस था वो रिमेन एलिवेटेड कंपेयर्ड विद दोज फॉर आपका सर्विसेज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सामान का जो क्या था प्राइस था वो क्या था, ज़्यादा था कंपेयर टू बोलता है सर्विसेज से, ठीक है। एंड साथ ही साथ में क्या बोल रहा है, अ लिंगरिंग इफेक्ट ऑफ द आपका पेंडेमिक एंड इट्स आफ्टर मैथ विच सॉ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर द गुड्स। धीरे धीरे क्या हुआ, मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इसको देखो, क्या हुआ कि जैसे ही पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक देखो पहले क्या था बेटा कि प्राइस जो था गुड्स का ज़्यादा ही था सर्विसेज से, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कोविड शुरू हुआ, तो कोविड के टाइम पीरियड में लोग एक जगह बंद गए, एक ही जगह रहने लगे, ठीक है। तो मतलब जो सर्विसेज थी, जैसे कि कहीं होटल इंडस्ट्री, जो भी सर्विसेज, कहीं आप कहीं टूरिज़्म में, जो टूरिज़्म के थ्रू मतलब टूरिस्ट कहीं जा रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या होने लगी, ये आपकी स्लो डाउन होने लगी, घटने लग गई, ठीक है। और क्यों घट रही है ये, तो कारण समझा रहा है, ओके बैटरी लो है, ओके सो क्योंकि बेटा कोविड के टाइम में सब बंद हो गए, तो कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा हार्म हुआ है ना। अब घर में रह रहे हैं तो घर में ज़रूरत पड़ रही थी हर सामान की, तो लोग घर के लिए परचेज़ करना शुरू कर दिया, घर में बंद है टीवी ले रहे हैं, घर के लिए जो है गाँव के लिए फ्रिज ले रहे हैं, है ना, वहाँ के लिए जो यूज़ करने की कुछ सामान है वो सब ले रहे हैं। तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो तो बूस्ट हुआ, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हुआ, डिमांड बढ़ी।
और डिमांड बढ़ने की वजह से एक और चीज़ हुई, सप्लाई नहीं हो रही थी। आप लोग मांग तो रहे थे सामान को अपने घर पे बैठ के, लेकिन पहुंचा तो नहीं रहा था कोई, ऑनलाइन तो कुछ आ नहीं रहा था, बॉर्डर बंद थे। तो सप्लाई कम हुआ, डिमांड लेकिन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो चीज़ें मार्केट में हैं उनकी वैल्यू बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे के पास 10 मास्क थे दुकान में, और ये जो मास्क है बेटा, इन मास्क का अगर मैं आपको बताऊं प्राइस, अगर मतलब हम एज्यूम करें तो एक मास्क का प्राइस 10 रुपये था पहले, ठीक है। अब हुआ ये कि 10 लोग मांगते थे दिन में मास्क, तो एक एक बंदे को इजीली हो जाता था और 10 रुपये में बेचने वाला बेच लेता था। लेकिन कोविड के टाइम पीरियड पे मास्क तो 10 हैं, प्रॉब्लम ये है कि मांगने वाले लोग 20 हो गए और आगे से मास्क आ नहीं रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई, डिमांड जो है वो डबल हो गई, और यहाँ से जो डिमांड को फुलफिल करने की सप्लाई है वो डिमांड के कंपैरिजन में कम हो गई, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही डिमांड 20 हुई 10 मास्क की, तो ये 10 मास्क बेचने वाला बोलता है भाई 10 रुपए का नहीं है मास्क अब, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई। हम जब वापस से आप डिटेल में वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये सब चीज़, वहाँ आप देखना। तो ये क्या कहता है, इकोनॉमी क्या बोलता है, इकोनॉमिक रूल है कि डिमांड और सप्लाई खुद आपस में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, किसके थ्रू, प्राइस के थ्रू। मतलब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो सप्लाई करने वाले दुकानदार ने बोला कि मास्क तो ऐसा है कि जी 20 रुपए का है मास्क, अब 20 लोग आए हुए हैं तो 20 रुपए का एक मास्क है। अब जो लोग 10 रुपए का खरीद सकते थे पर 15 का नहीं खरीद सकते, 20 का नहीं खरीद सकते, वो चले गए, बच गए कुछ लोग। तब तक प्राइस बढ़ता रहा जब तक लोग उतने ही ना बचे जितने मास्क हैं। उसने बोला 20 नहीं 30 है भाई, 30 रुपए का मास्क है जी। अब लोग 10 ही बचे और 10 मास्क थे, 30 रुपए प्राइस हो गया, उसने बोला ले जाओ। तो मतलब इस तरह से जब मार्केट में क्या हुआ, डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई चेन क्या हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया था। किसका, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स थे, गुड्स का प्राइस बढ़ गया था, ठीक है। देन यहाँ पे बोलता है कॉन्सिक्वेंटली, बोलता है आपका बिहाइंड दी स्टेबल ग्रोथ फिगर अ ग्लोबल शिफ्ट फ्रॉम दी गुड टू सर्विस कंजम्पशन इज अंडर वे। अब यहाँ पे एक कारण ये समझा रहा है आज की इकोनॉमी का, कि उस टाइम पे तो ऐसा था कि डिमांड जो है जैसे बढ़ती गई और गुड्स का प्राइस भी बहुत बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बोलता है आपका क्या हुआ, कोविड जो है ख़त्म हुआ, लोग वापस से अपना मतलब फिर से जो पुराना हैबिट था उसकी तरफ जाने लगे। लोग जो हैं अब डिमांड गुड्स का नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ले रखा है, अब जो सर्विस सेक्टर है उसका डिमांड बढ़ने लगा। तो हुआ ये कि सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ने लगा, तो मतलब क्या हुआ कि सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो डाउन हो गया। क्यों, क्योंकि पेंडेमिक के बाद मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी। क्यों डिमांड बढ़ी थी, कोविड की वजह से बढ़ी थी, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ड्यूरिंग कोविड, लेकिन सर्विस सेक्टर फॉल कर गया था। आफ्टर कोविड सर्विस सेक्टर अगेन जो है क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई, यहाँ पे इसने बता रखा है कि प्री पेंडेमिक इकोनॉमिक ट्रेंड क्या था, देन पेंडेमिक डिस्ट्रप्शन, आपका जो डिमांड बढ़ा था ड्यूरिंग पेंडेमिक क्या हुआ था, देन सेम टाइम में जब ग्लोबल सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब हुआ था तो हुआ क्या था, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, ये सारी चीज़ें हैं ना, और क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्कर नहीं है, सब घर चले गए। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ था ड्यूरिंग पेंडेमिक, तो मैंने आपको बताया गुड्स का और मैन्युफैक्चरिंग जो आपके सेक्टर थे वो मतलब बूस्ट कर रहा था, क्योंकि गुड्स का डिमांड बढ़ रहा था। तो गुड्स का डिमांड बढ़ने के लिए जो भी काम कर रहे थे उनका तो मतलब चांदी था। देन पोस्ट पेंडेमिक जो है आपका, ये क्या हुआ ट्रेंड, तो पोस्ट पेंडेमिक आप देखते हो तो बोलता है एज द वर्ल्ड रीओपन तो कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट बैक टू द सर्विस। तो मैंने बोला पोस्ट पेंडेमिक फिर से सर्विस सेक्टर क्या है आपका ग्रोथ करने लगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फिर डिक्लाइन कर गया। अब यहाँ पे ये बोलता है कि आज उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिमांड कम हो गया, लेकिन बोलता है भाई फिर भी क्यों प्राइस ज़्यादा है, इन्फ्लेशन फिर भी ज़्यादा क्यों है, उसका कारण क्या है, वाई द गुड प्राइस रिमेन एलिवेटेड।
क्यों प्राइस ज़्यादा है उसके बाद भी? उसका कारण ये है बेटा, ये 3 कारण है मेजर, कि पैंडेमिक के बाद जो आपका पोस्ट पैंडेमिक डिमांड कम हुई चीज़ों की, आफ्टर दैट फिर भी प्राइस ज़्यादा होने का कारण है नंबर 1 सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। क्योंकि जो हमारे पास कोविड के टाइम में डिमांड सप्लाई के बीच में डिस्ट्रप्शन हुआ था, वो इतना ईजी रिकवर नहीं होता, 1 साल 2 साल में नहीं होता, उसको टाइम लगता है रिकवर होने में। तो ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखा रहा है अपना, और इसी लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से थोड़ा आज के टाइम में भी अभी भी हमारे को चीज़ें जो है महंगी मिल रही हैं, ईजिली अवेलेबल नहीं हो रही हैं, है ना। शिपिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ा, वापस हमारे को रीएस्टेब्लिश करना पड़ा चीज़ों को, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, तो ये सारी शॉर्टेज जो है ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से हुई है, जिसकी वजह से आज भी प्राइस ज़्यादा है कुछ। नंबर 2, ये आपको आंसर मिलेगा अगर आपको बोलेगा ना इन्फ्लेशन के कारण क्या है प्रेजेंट टाइम पीरियड में पोस्ट पैंडेमिक, तो वो ये रीज़न है अभी भी। ओके, देन नेक्स्ट, सम सेक्टर स्टिल फेस्ड स्ट्रॉन्ग डिमांड। कुछ सेक्टर में अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, जैसे कि आप ये बोलता है कार्स रिमेन्स एक्सपेंसिव ड्यू टू दी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। तो कुछ डिमांड्स इस वजह से हैं, कुछ गुड्स का प्राइस ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि कुछ चीज़ों की डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है, पोस्ट पैंडेमिक भी है उसकी डिमांड एज इट इज़। नंबर 3, इन्फ्लेशन एंड आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हैव राइजन। हुआ ये कि पैंडेमिक के बाद जो है बहुत शिफ्ट हुआ हर चीज़ में, जॉब स्किल चेंज हो गए, जॉब टाइप चेंज हो गया, वेजेस जो पहले थे अब लोगों को लगने लगा कि उतने सैलरी में नहीं होने वाला, तो वेजेस जो हैं वो हाई हुए, कॉस्ट जो है एनर्जी कॉस्ट जो है वो बढ़ा, तो हर चीज़ का प्राइस, मटेरियल रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा, और रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग गुड थे उनके प्राइस भी बढ़े, तो इस वजह से आपके पास आज भी देखने को मिलता है एलिवेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट दैट इज़ आपका आईएमएफ ने क्या एस्टिमेट करा है इंडियाज़ जीडीपी के बारे में? तो आईएमएफ क्या बोल रहा है बेटा, आईएमएफ एस्टिमेट इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ 6.8%, लेकिन ये आईएमएफ ने चेंज कर दिया था अभी जुलाई 2024 में, सर्वे बोलता है, उसने बोला कि 7% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। देन नेक्स्ट आपको बोलता है कि 6.5% होगा किसके अंदर, 2025 साल के अंदर 26 तक, ठीक है। तो आईएमएफ के अकॉर्डिंग 7 और 6.5 जो है रहने वाला है जीडीपी ग्रोथ। ओके, तो हमने एक और चीज़ देखो कि पैंडेमिक के टाइम पीरियड में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रहा था, आफ्टर पैंडेमिक ग्रोथ थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ, कारण क्या है जी? ये भी आईएमएफ बताता है। कारण ये है बेटा कि यहाँ पे बोलता है जो डिमांड बढ़ा था जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा भी था, एकदम पेंट अप डिमांड मतलब यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे ना, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बना देता हूँ। इट्स लाइक कि पहले कोविड के टाइम में नेगेटिव और कोविड के बाद शार्प इंक्रीज हुआ। ये जो एकदम पेंट अप डिमांड जो इंक्रीज हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कोविड। उसका कारण था कि जो कोविड के टाइम पीरियड में एकदम से जो है कुछ चीज़ों का डिमांड बढ़ा, तो वो, लेकिन जैसे ही ये कोविड की वजह, कोविड के टाइम या कोविड के कुछ सालों बाद तक, 1-2 साल बाद तक, 2022-23 तक जो डिमांड बढ़ रहा था चीज़ों का, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रहा था, वो डिमांड ख़त्म होने वाला है और ख़त्म हो रहा है बोलते हैं। तो मतलब क्या बोल रहा है कि वो जो डिमांड है वो एग्जॉस्ट हो गया है, कि जो लोगों की कमी थी पैंडेमिक के टाइम पीरियड में, जो वो डिमांड के थ्रू उसको फुलफिल कर रहे थे, तो वो डिमांड ख़त्म हो गई। अब पैंडेमिक का इफेक्ट ख़त्म, जैसे ही वो डिमांड ख़त्म, डिमांड स्लो डाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन। तो जो बोलते हैं स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में, उसका कारण है ये कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी है जो डिमांड थी ड्यूरिंग आपका क्या, पैंडेमिक। ठीक है, तो याद रखना रीज़न बिहाइंड स्लो डाउन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ये कि जो पेंट अप डिमांड था ड्यूरिंग आपका कोविड और कोविड के कुछ सालों बाद तक, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। अब इकोनॉमी जो है रिकनेक्ट कर रही है, फिर से जो है अपना पुराने पाथ पे जा रही है, तो यहाँ पे आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एक और चीज़ देख लो बेटा, दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट। इसके अंदर आपको याद रखना है कि कुछ इकोनॉमी को बताया गया है, जिसमें कि इंडिया जो है उसके अंदर ये बोल रहा है 22, 23, 24, 25 और 26 के अंदर क्या ग्रोथ रेट है। तो यहाँ पे सारे के सारे ईयर्स को याद रखना,
25 और 26 में 6.7 कह रहा है, देन 2024 में 6.5 कह रहा है रिपोर्ट, और 2023 में ये 8.2 था। ठीक है, तो याद रखना सोर्स क्या है और आपका इंडिया के बारे में क्या कह रहा है रिपोर्ट ग्रोथ का। ओके, और ये आप इंडिया का देखोगे तो बीच में 6.5 होने के बाद 6.77 जो कंटिन्यू रह रहा है, तो ये बोलता है ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट रिपोर्ट कि इंडिया का ये इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉजिटिविटी जो थोड़ी दिख रही है, स्टेबिलिटी जो दिख रही है, उसका कारण ये है। बोलते हैं कारण क्या है, कारण है कि यहाँ पर आप देखोगे कि इंक्रीज़ हुआ है हाउस होल्ड स्पेंडिंग, लोग जो हैं वो खर्चा उनका बढ़ा है, और उसके बढ़ने का कारण ये है कि रूरल जो आपका एरिया है उसके लोगों का इकोनॉमी, उसका जो मतलब उसका जो पैसा है वो भी बढ़ा है। और बोलते हैं गांव के लोगों के पैसे बढ़ने का कारण ये है कि गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम लाए हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर इनकम बढ़ा तो रूरल इनकम बढ़ा, रूरल इनकम बढ़ा तो स्पेंडिंग बढ़ी, स्पेंडिंग बढ़ी तो बोलते हैं एक पॉजिटिव यहाँ पे आपको ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिलता है अप्रोच किसके अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इंडिया की। ओके, सो लास्ट इज टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड इन 2024। तो ये जो बेटा रिपोर्ट है 2024 के अंदर टॉप 10 जो वर्ल्ड में इकोनॉमीज़ रही हैं तो उसका है। आप सबसे पहले याद रखना कि किसके अकॉर्डिंग, दैट इज़ फोर्ब्स। तो फोर्ब्स का ये वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग रिपोर्ट है 2024 का। इसके अंदर आप देखो नंबर 1 पे जो है दैट इज़ यूएसए, 2 पे चाइना, देन जर्मनी, देन जापान, देन इंडिया। तो याद रखना इंडिया जो है 5th नंबर पे है वर्ल्ड टॉप 10 जो इकोनॉमीज़ हैं तो उसमें किसके अकॉर्डिंग, ये भी याद रखना। एंड इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड ब्राज़ील। सारे जो है आपको एक बार याद रखने हैं टॉप 10 में कौन से आते हैं, कौन से नंबर पे है। देन आप जीडीपी देख लेना, जीडीपी ट्रिलियन यूएस डॉलर के अंदर दिया गया है। यूएस का कितना है, चाइना का कितना है, देन जर्मनी, जापान, और हमारा जो है वो कितना है, दैट इज़ 3.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ओके, तो आपको पता ही होगा कि इंडिया का जीडीपी जो है वो 5th नंबर पे भी है, लेकिन हम बोलते हैं 3rd नंबर पे भी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू पढ़ेंगे, ये दैट वाज द वर्ल्ड इकोनॉमिक ओवरव्यू। फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट को हम अलग अलग तरह से पढ़ रहे हैं, अलग अलग वीडियोस के अंदर पढ़ रहे हैं, 1.1 एंड 1.2। तो 1.2 के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। 3rd नंबर पे पीपीपीपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या चीज़ है ना, मार्केट एक्सचेंज रेट बेस्ड जो है वो क्या चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें उसी बेसिस पे, ये जो 5th नंबर है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट बेस। ठीक है, ओके, सो इसमें और क्या ध्यान देना है, दैट इज़ आपका प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है प्रोजेक्टेड कितना है बोला है उसने, 7% रहने वाला है। ठीक है, 2024 का रिपोर्ट है ये। तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने ये फॉरकास्ट करा है कि 7% इंडिया का जीडीपी रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज़ पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, मतलब कंट्री के अंदर पर पर्सन बेस कितना जीडीपी है, दैट इज़ 2.70 यूएस डॉलर। तो इंडिया में 2.70 यूएस डॉलर जो है पर कैपिटा आपको जीडीपी देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइस। करंट प्राइसेस का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा कि रियल जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है। तो करंट प्राइस मतलब जो प्राइस चल रहा है प्रेजेंट में उसके बेसिस पे ये जीडीपी निकाल के 2.70 यूएस डॉलर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट था, दैट्स इट। तो 1.1 चैप्टर फर्स्ट का हमने क्लोज कर दिया है। आप जो है ये सारी चीज़ों को मेंस पर्सपेक्टिव भी देखना ज़रूरी है, एंड प्रीलिम पर्सपेक्टिव तो हम देख ही रहे हैं साथ में। ठीक है, थैंक यू। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू बेटा, बाय।